होते ही इनको तो पहले जंग नहीं बोला जाता, वॉर नहीं बोला जाता, इनको स्क्रिमिश या कॉन्फ्लिक्ट बोला, सेशन ऑफ हॉस्टिलिटी ये उन्होंने करा। ऐसे सीज फायर तो किसी ने साइन नहीं किया। भारत जो है ये वो 1950 से ज्यादातर इनके जो असला जो आता है और खासकर 1962 से ये इन्होंने रूसी साख्त का लिया है। से नेवी के लिए इन्होंने P-8 पोसाइडन्स लिए थे, जो पाकिस्तान नेवी के कमोडो ने ISPR के तहत उन्होंने दिखाया था कि हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था काफी दूर से। ईरान की वो जो बंदरगाह है चाबहार, उसके ऊपर से भी लेके गए थे ये लोग, उसकी सर्वेलेंस कर रहे थे। तो वो ईरानियों ने देख लिया था, फिर ईरानियों ने उसके ऊपर फिशिंग की थी। वो यानी उसको उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर को ओवर पावर करके उसको लैंड करवा दिया था। CIA की बड़ी बदनामी हुई थी। ईरानियों को कहते हैं ये आप वापस करें, चल रही है बाइडेन से, ओबामा से चल रही हैं, वो बरकरार हैं। इंडिया को वाहिद मुल्क है जिसकी फौज को उसने अन जिसको कहना अनफेदर्ड एक्सेस दिया हुआ है पेंटागन का। तो उनकी मिलिट्री टू मिलिट्री जो उनकी पॉलिसी है वो नहीं चेंज होगी। आयरन क्लैड फ्रेंड की तो उन्होंने बड़ी सख्त मदद कर, अबव एंड बियॉन्ड उन्होंने हेल्प की है पाकिस्तानियों की। फोन पाकिस्तान आया था वो मार्को रूबियो का आया था। जो वहां दिल्ली फोन किया था वो मार्को रूबियो ने फोन किया था। लेकिन वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो था वो खामोशी इख्तियार की हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा था इनको। द Catch-22 जो है वो है डोनाल्ड J. ट्रंप। वो क्या करता है, वर्ड के अंदर की किताब में उसने कहा था कि उसने अपने सब एडवाइजर्स और सेक्रेटरीज को बोला था कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं जिस किस्म का ट्रैश काम करूंगा ना, यू नीड टू गो एंड कलेक्ट द ट्रैश, अगर ओके। तुम्हें मेरे साथ रहना। अगर आप पठानकोट को देखें तो वो तो लगता है कि वो पूरा एयरबेस जो है वो उधर बड़ा जोर का अर्थक्वेक आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के तनाजुर में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक खबर काफ़ी दिन से ये भी आ रही है कि जो फायरबंदी तो हो गई दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन उसके साथ ही अमरीकी C-17 मिलिट्री कार्गो तैयारे जो हैं वो बड़े तवातुर के साथ नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। मालूम नहीं उसमें क्या है, लेकिन मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट हैं। हमने इसीलिए आज जहमत दी है हारिस खान साहब को। इनके साथ आपकी पहले भी मुलाकात हुई थी। ये फ्लोरिडा में हैं, रहते हैं, और जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे अमेरिका की है उसके साथ उस पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, और जो स्ट्रेटिजिक उमूर हैं, होमलैंड सिक्योरिटी जैसे मामलात हैं, उसके हवाले से भी काफ़ी इनकी गहरी नज़र है। तो हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत ये खबरें आ रही हैं कि बहुत मुतअद्दिद जी C-17 फ्लाइट्स जी हैं वो भारत पहुंच रही हैं। अब जाहिर है बराह रास्त तो वो अमेरिका से नहीं आ रही होंगी, उस मुख्तलिफ बेसिस हैं अमेरिका के इस खत्ते में। जी तो सवाल मेरा ये था कि इन जहाज़ों पे कार्गो क्या हो सकती है, क्योंकि भारत के पास जो असलहा है, दिफाई साजो सामान है, वो तो बुनियादी ज़्यादातर जो है वो फ्रांसीसी है और रूसी है। अमेरिका भी जी कुछ निज़ाम तो है, लेकिन आखिर इन जहाज़ों में हो क्या सकता है, ख़ास तौर पे जब अमेरिका ने एक पीस डील या सीज फायर जो है ब्रोकर करवाया। हाँ जी। एक मैं बात कर दूं, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर से काफ़ी ताल्लुक है। ये ऐसे जो होते हैं इनको तो पहले जंग नहीं बोला जाता, वॉर नहीं बोला जाता, इनको स्क्रिमिश या कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो इनके हॉस्टिलिटी होती है, तो इनके साथ ये होता है कि वो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करें, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। ये उन्होंने करा है। सीज फायर तो किसी ने साइन नहीं किया। और वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बढ़ जाएगा टेम्परेचर। अब आपका जो सवाल है C-17 जो है, ये C-17 पहले मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बता दूं कि ये जो आपने अर्ज किया है कि ये भारत जो है ये वो 1950 से ज़्यादातर इनके जो असला जो आता है और ख़ासकर 1962 से ये इन्होंने रूसी साख्त का लिया है। बहुत लिया है इन्होंने, कुछ ज़्यादा ही लिया है इन्होंने। और वो बार्टर ट्रेड के थ्रू हुआ है। और आखिरी जो बड़ा इनको असला मिला था वो एयरफोर्स फ़ज़ाइया के लिए Sukhoi-30 मिले थे, MKI। और इनको एक इन्होंने कई रूस एक्स सोवियत नेवी का इन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिया था, जो अभी भी इट इज़ ऑपरेशनल।
उसके अलावा अमेरिका से इन्होंने 2000, मेरे ख्याल से 2004 या 5 में, जब जॉर्ज बुश ने मोहम्मद सिंह के साथ स्ट्रेटेजिक ट्रीटी साइन की थी, तो और उसके अलावा वो जो था क्वाड जो था उसके अंदर ये आए थे, तो अमेरिकन सोच रहे थे कि ये हमारे से बहुत असला लेंगे। इन्होंने लिया तो है असला, लेकिन वो असला नहीं लिया है जो जिसको कहा जाता है कि ये असला है। अब मैं आपको तो 40 सेकंड में बताता हूँ। सबसे बड़ी जो इन्होंने अमेरिका के साथ डील की थी वो C-17 की थी, जो आप जिक्र कर रहे हैं। इनके पास तकरीबन 20 या 22 हैं। बहुत अच्छा कार्गो एयरक्राफ्ट है, वेरी वर्सेटाइल। इनके पास 20 या 22 हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने C-130, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के फजाइया के पास भी है, इन्होंने भी उसकी मोस्ट मॉडर्न जूलियट है जे जो है उसकी वर्जन ली थी, वो भी 15-16 लिए थे। उसके बाद इन्होंने शिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए बोइंग के, वो बहुत वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है, वो लिए। यानी लॉजिस्टिक्स जो उन्होंने असली असला लिया था, वो लिया था इन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर के तौर के ऊपर। जो अजीब सा इनका हिंदुस्तान का सिस्टम है, जिस तरह अटैक हेलीकॉप्टर होता है वो ज़्यादातर बर्री फौज के पास होता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अजीब सा उनका सिस्टम है कि वो अपाची हेलीकॉप्टर जो है उनकी फजाइया के पास होते हैं। तो पता नहीं क्या कोऑर्डिनेशन उनकी चलती है, मिस फायर भी कर जाती है। और तो उनके पास अपैचीज हैं। तो इन्होंने शुरू में 24 ऑर्डर किए थे, अभी 3-4 साल पहले 20 और ऑर्डर किए थे। उनकी डिलीवरी जो थी वो होनी थी 14 महीने में, अभी तक उनको एक नहीं मिला है। उसके अलावा इन्होंने उनका टीजास जहाज जो था, शुरू में उन्होंने अपना खुद इंजन बनाया, फिर अमेरिका से लिया उन्होंने। एफ जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है, F-404 के नाम से। तो वो उन्होंने लगाया, फिर उन्होंने टीजास Mark II लिया, बना रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर इन्होंने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत अमेरिका से तकरीबन 140, इन्होंने F-414, बड़ा जदीद बहुत अच्छा इंजन है, आफ्टर बर्नर का इंजन है, वो इन्होंने लिया। और वो अमेरिकन सुपर हॉर्नेट्स के अंदर भी लगा हुआ है। अब उस डील के मुताबिक जो था, इनको 140 मिलने थे। तकरीबन $485 मिलियन की वो डील है, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी था। आगे जाके वो अमेरिकन रुक गए, जनरल इलेक्ट्रिक वाले रुक गए। उन्होंने कहा कि ये आपको हम कई चीज़ें इसमें से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इस वजह से उनको डर अभी भी है अमेरिकनों को कि ये उठा के रूसियों को ना दे दें, दिखा दें कि ये इस इंजन के अंदर बहुत अच्छा इंजन है। उसके अलावा इन्होंने नेवी के लिए उन्होंने P-8 पोसाइडन्स लिए थे, जो पाकिस्तान नेवी के कमोडो ने ISPR के तहत उन्होंने दिखाया था कि हमने इसको डिटेक्ट कर लिया था काफ़ी दूर से। वो उनसे किसी ने सवाल पूछा, आपने इसको डिटेक्ट किया क्या? उन्होंने कहा हम तो नहीं बताएंगे हमने किस तरह डिटेक्ट किया। यानी तो आप तो वो ये है। बता रहे हैं कि बहुत काफी सारी चीजें हासिल की हुई हैं भारत ने। जी हाँ, अब जी हाँ। सवाल फिर ये पैदा हो रहा है कि जो ये जो खुसूसी परवाजें आ रही हैं कई दिन से दिल्ली में, तो जी, इसमें क्या सामान होगा आपकी नजर में? इसमें मोस्ट लाइकली इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स होंगे। इसके अंदर मैं एक बताना भूल गया कि इनके पास तोपखाने हविट्सर्स M777 155 मिलीमीटर के बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन वो शुरू में ये पाकिस्तान के साथ रखे उन्होंने, फिर वो लद्दाख के साथ, चीन के साथ प्रॉब्लम हुई है, वहां लेके चले गए। उनके स्पेयर पार्ट्स होंगे, C-17 के स्पेयर पार्ट होंगे, अपाची के स्पेयर पार्ट्स होंगे। लेकिन ये जो अभी खबरें आ रही हैं कि इसराइलियों ने उनको RQ-Ripper और RQ-175 दिए होंगे। वो RQ-9 जो रिपर्स जो हैं, वो अमेरिका से इन्होंने 2024 में डील की थी, पिछले साल। उसके तहत उनको 30, हिंदुस्तान को 30 मिलेंगे, लेकिन उसकी जो डिलीवरी है 2029 और 30 में होगी। अब ये बड़ी अलग चीज है कि ये इनका कोई पता नहीं, अमेरिकनों ने इनको लीज कर दिया होगा कि हमारा हमला चला सकता है। ये भी हो सकता है, वो भी हम्म। लेके आ सकते हैं। लेकिन वो जो आपने खबर मुझे भेजी थी उसमें था एक RQ-170 है, वो बहुत अच्छा ISR का रिकॉनेसेंस का उसकी, कि वो 60-70 हज़ार फीट पर उड़ता है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है। जब ये आखिरी दिनों में ये थे अफगानिस्तान में, तो वो CIA बहुत उड़ाती थी, जी, मस्कत से उसमें उड़ाती। उसकी खबरें काफी आती थी कि वो कई लोग वजीरिस्तान में भी और जी हाँ, अफगानिस्तान में भी परेशान हुआ करते थे कि ऊपर रिपर ड्रोन्स जी हाँ। ड्रोन्स जो हैं लेकिन वो आ गए। उसकी मैं कथा कलामी, उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो उसका जो राउट जो होता था, ये मस्कत वगैरह से उड़ के बलोचिस्तान से उड़ते उड़ते थे, वो उधर जाते थे। तो एक दो बार उसको ये
ईरान की वो जो बंदरगाह है चाबहार, उसके ऊपर से भी लेके गए थे ये लोग, उसकी सर्वेलेंस कर रहे थे। तो वो ईरानियों ने देख लिया था, फिर ईरानियों ने उसके ऊपर फिशिंग की थी। वो यानी उसको, उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर को ओवर पावर करके उसको लैंड करवा दिया था वहां। उस वो सीआईए की बड़ी बदनामी हुई थी। फिर इनकी इनकी जुर्रत देखें, ये कहते हैं, ये ईरानियों को कहते हैं ये आप वापस करें। उन्होंने कहा हम आपको वापस ही करेंगे, जरूर करेंगे। तो वो, अब ये जो चीज जो आ रही और जा रही है C-70 से, या तो स्पेयर पार्ट्स होंगे, जो जिसका मुझे पता है कि लगता है कि स्पेयर पार्ट्स होंगे, वरना कोई बात नहीं है कि ये RQ-9 जो है इनको लीज कर दें अच्छा किसी से। चलें, ये तो आपने बता दिया। इसका हम देखें जी, उसमें बुनियादी बात यह है कि चाहे अमरीकी हथियार है चाहे इजरायली हथियार है, अब वो आ रहे हैं एक ही क्लाइंट के पास, और उस क्लाइंट का इन दोनों मुल्कों के साथ बड़ा करीबी जी। दिफाई ताउन भी है, सियासी ताउन भी है। तो इसीलिए ये सवाल पैदा हो रहा था कि अमेरिका ने अगर सीज फायर या फायरबंदी जो करवाई है आर्जी, जिसमें हाँ। 15 मई को उसमें मजीद उसमें एक्सटेंशन की गई है। बल्कि खुद नरेंद्र मोदी, भारतीय वजीर आजम, ने भी कहा था कि अभी तो हमने सिर्फ वक्फा किया, आप इंतज़ार कीजिए, और अभी बहुत मायूस ना हो, इंतज़ार कीजिए, बिग थिंग्स अवेट यू। तो इस हाँ। सिकत नज़र यानी तीनों मुल्कों के दरमियान ताउन काफ़ी करीबी है। अब इसको सामने रखते हुए आप ये बताइए कि सदर जो बाइडेन तक भारत को एक बड़ा खुसूसी रुतबा हासिल रहा अमेरिका के साथ, और उसमें 2+2 यानी दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा और वज़राए दिफा का बाकायदा डायलाग हो रहा था। यानी डेमोक्रेट्स ने अमेरिका और भारत को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और वो उसको पैम्पर भी करते रहे। यानी खुसूसी मुराद भी दी, रूस से तेल गैस खाद खरीदने की इजाज़त भी दे दी, कई काफ़ी अरसे तक ईरान से भी भारत तेल खरीदता रहा पाबंदियों के बावजूद। तो उस पे अमेरिका उसको, जिसको वेवर कहते हैं, जी। इस्तिस्ना, वो मिलता रहा। अब ये बताएं कि आपकी नज़र में बाइडेन इंतज़ामिया तो अब चली गई, ट्रंप इंतज़ामिया की भारत के हवाले से कोई पॉलिसी है? अगर आप ये गुज़िश्ता 8-10 दिन के वाक़यात को सामने रखें, क्या जो बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसी थी साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान के बारे में, उससे अब मुख्तलिफ है, या कहानी कोई और है? नहीं, मुख्तलिफ तो नहीं होगी। अभी तक उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं बोली हैं कि, ये पेंटागन की बात हो रही है, इनका डिफेंस डिपार्टमेंट की बात, वहां से कोई नहीं आया कि हमने पॉलिसी को एडजस्ट किया है। वो तो जो पॉलिसीज चल रही हैं बाइडेन से, ओबामा से चल रही हैं, वो वो बरकरार हैं अभी तक। और मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने, एशक्रॉफ्ट था इनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, उसने इंडिया को, वाहिद मुल्क है जिसकी फौज को उसने अन जिसको कहना अनफेदर्ड एक्सेस दिया हुआ है पेंटागन का, कि वो बगैर बताए हुए वो आ जाएं और हम उनसे बातचीत कर लेंगे। और उन्होंने आखिरी दिनों में, यानी 2023-22 को इन्होंने साइन किया था एशक्रॉफ्ट ने, और 23-24 में तकरीबन हिंदुस्तान की फौज के, तकरीबन जहां मैंने पढ़ा था, आखिरी मुझे किसी ने बताया था, तकरीबन 50 के करीब विजिट्स थे। तो वो मेरा नहीं ख्याल, जो उनकी मिलिट्री टू मिलिट्री जो उनकी पॉलिसी है, वो नहीं चेंज होगी। वो तो लगता है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके यही है कि सीआईए और उनकी जो मिलिट्री हाँ इस्टेब्लिशमेंट जी। है हाँ अमेरिका जी। की, उसके भी जो रिवायती ताल्लुकात रहे हैं, तो वो जी। भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, बल्कि उसमें शायद नहीं, ज़्यादा इस्तेहकाम आ जाए। और उसकी वजह क्या चीन हो सकता है? किसी चीनी से मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये, अब चीन इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखता है, ये मसला है। यानी चीन ने, जो भी उन्होंने अपने आयरन क्लैड फ्रेंड की, तो उन्होंने बड़ी सख्त मदद कर दी। यानी उन्होंने अबव एंड बियॉन्ड उन्होंने हेल्प की है पाकिस्तानियों की। इस तरह रूसियों ने इस दफ़ा इनकी हिंदुस्तान की बिल्कुल मदद नहीं की। वो तो खामोशी इख्तियार की हुई थी उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो बात बोली थी, थोड़ी बहुत मार्को रूबियो ने बातें बोली थी। उनका जो डिफेंस, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है, मुझे हमारा बोलना पड़ता है इस वजह से मैं यहाँ रहता हूँ, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने तो कोई बात भी नहीं बोली। उसने, वो तो खामोशी इख्तियार किया हुआ था। फिर उसने एंड तक भी नहीं कोई बात की। उसने किसी जो
फोन पाकिस्तान आया था वो मार्को रूबियो का आया था। जो वहाँ दिल्ली फोन किया था वो मार्को रूबियो ने फोन किया था। लेकिन वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो था वो खामोशी इख्तियार की हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा था इनको। अब जो जिसको कहते हैं ना, तो द कैच 22 जो है वो है डोनाल्ड जे ट्रम्प। वो क्या करता है इस वजह से उसके अंदर, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, वो कोई बात नहीं सुनता है किसी के, अपने एडवाइजर्स की कोई बात नहीं सुनता है वो उसका सुबह जो मर्जी आता है। वो सुबह, हर सुबह तकरीबन 7:30 8 बजे वाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस में, उनका जो दफ्तर है ओडीआई का, ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, वो रिपोर्ट लेके आता है। और ये हजरत जो हैं वो रिपोर्ट ले लेते हैं, और कभी, और सिर्फ वो जो होते हैं बुलेट पॉइंट्स उसको लेके ना 15 मिनट के बाद कोई बात बोल देते हैं। अच्छा, तो और इसका वो मतलब है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, यानी इन पे आप कोई भरोसा अटरली नहीं कर अनप्रिडिक्टेबल। सकते हैं। वो नोट्स वाली आपने बात की तो हमें याद आया कि हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका भी यही था कि ये तकरीरें ये लिखवा लेते हैं अपने जो जी स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं जहाँ जहाँ इन्होंने जाना होता है, लेकिन उन तकरीरों की तरफ फिर देखते भी नहीं है। जब जो ही ये माइक इनके सामने आता है, कैमरा, या कोई तकरीर शुरू करते हैं, तो जी। वो फिर एक्सटेम्पोर फिलबदी हाँ, बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भी ऐसे ही है कि पॉलिसी ब्रीफ मुझे, उसको मिल जाता है, हाँ जी, लेकिन बोलता वो वही है जो कि उसके जहन में कुछ दिन से पक रहा होता है। तो अब वो बिल्कुल। उसने तो ये इजाद किया ना पहली टर्म से, और उसने के मर्जी करे वो कर सकता है। और उसके बाद जो उसके एड्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और जितने भी होते हैं, उसकी एक कहावत है, बॉब वुडवर्ड के अंदर की किताब है, उसने कहा था कि उसने अपने सब एडवाइजर्स और सेक्रेटरीज को बोला था कि आई एम द चीफ एग्जेक्टिव, मैं जिस किस्म का ट्रैश काम करूंगा ना, यू नीड टू गो एंड कलेक्ट द ट्रैश, अगर ओके। तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो यही हम्म। होता है। अच्छा, ये यानी बताए, आखिरी एक मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में जो जी उन्होंने की थी, ये 12 या 13 मई को, तो उसमें उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा कि हम आइंदा कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो हम फिर तमीज़ नहीं करेंगे जी। दहशतगर्द ग्रोहों में और हम्म। उन हुकूमतों में जो कि दहशतगर्दों की पुष्टपराही करती हैं। तो मैं वो किताब पढ़ रहा था, एक द सिल्क रोड है, उसमें उन्होंने जॉर्ज बुश की 2001 की एक तकरीर कोट की हुई थी। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही अल्फाज थे कि वी विल नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन जी हाँ। between terrorist groups and हाँ, the governments that harbor them, या the sheltering them। तो मुझे ये लग रहा था कि मोदी ने इस खित्ते में एक अमरीकी सदर के तौर पे वो खिताब कर रहा है बाकी लोग से। जी तो हाँ। मैं इस हवाले से, यानी वो उनको नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसराइल को नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मुख्तसर सा ये जवाब दीजिएगा कि क्या भारत अमेरिका है और उसका वजीर आजम क्या वाकई अमेरिकी सदर है, जो वो जी इस तरह की बात करता है कि जो उसने जॉर्ज बुश की 24 साल पुरानी तकरीर के तकरीबन अल्फाज जो हैं वो चुरा लिए। हाँ। वो असल में मैं आपको बताऊं, वो उसको बाद में वो कहते थे कि बुश डॉक्ट्रिन है वो प्रीएम्पशन का था कि हम जहां देखेंगे बगैर किसी से इजाजत लिए हुए हम वहां चले जाएंगे। लेकिन कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ इंडिया। आपको मैं बस ये बताना सकता हूँ कि पोस्ट, यानी जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था अफगानिस्तान का, कि इट इज अनबिलीवेबल, अनरेड इन हिस्ट्री, कि इन्होंने 1.5 लाख बंदा उठा के, कहाँ से उठा के इन्होंने अफगानिस्तान में रख दिया था। इनकी कैपेसिटी इतनी थी और इतनी कैपेबिलिटी थी इनकी कि इन्होंने 1,15,000 बंदा उठा के एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने 4-6 हफ्ते में रख दिया उन्होंने। ये अब ये नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहिए कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है, ये आप कर सकते हैं यानी। अभी उनकी 2 दिन पुरानी इनकी एक तकरीर थी, तो ये एक S-400 मिसाइल के लॉन्चर के सामने खड़े हुए थे और ये तकरीर कर रहे थे कि देखिए हमारे लॉन्चर्स तो हैं, ये सब कुछ है। लेकिन बेचारे इतने हाथ से निकले हुए हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके लॉन्चर्स तो नहीं तबाह किए थे, उन्होंने रेडार्स तबाह किए थे।
तो रेडार इज द एक्चुअल थिंग। तो अब क्या कहा जाए, वो पहले कह रहे थे बालाकोट में कि राफियाल आ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब पता नहीं अब इनको क्या चाहिए, अल्लाह बेहतर जानता है। ये उनसे ही पूछना पड़ेगा मोदी साहब से कि भाई आप जब कहते हैं तो थोड़ा सा इसको ज्यादा इसके ऊपर तड़का लगा के बताएं कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि आज पिछले 2 दिन से सैटेलाइट इमेजरी आ रही है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी डाली है और दूसरी प्राइवेट फोरम्स के ऊपर आई है, जिसका मैंने जायजा लिया। उसके मुताबिक जो है ये पाकिस्तान के एयरफोर्स बेस है बुल्हारी, ये सखर या हैदराबाद से आगे है। ये इधर कोई लग रहा है कि हैंगर के ऊपर डैमेज हुआ है एयरपोर्ट के। रहीम यार खान के रनवे के ऊपर एक क्रेटर बना हुआ है। सरगोदा एयरफील्ड जो मुसफ एयरबेस है, उधर के भी एक टैक्सी वे के ऊपर एक क्रेटर बना हुआ है। नूर खान का भी एक वो जो है हैंगर है नूर खान एयरबेस का, उसके ऊपर भी लग रहा है थोड़ा सा डैमेज हुआ है। इसके बरक्स अगर आप पठानकोट को देखें तो वो तो लगता है कि वो पूरा एयरबेस जो है वो उधर बड़ा जोर का अर्थक्वेक आया है उधर। यानी डैमेज उसका ऐसा हुआ है कि वहाँ स्मोक डैमेज भी हुआ है और दूसरा क्रेटर्स भी बने हुए हैं। और उमरकोट का भी मोरलेस ही है, लेकिन पठानकोट जो था वो इट वाज मोरलेस के काफ़ी वहाँ डैमेज हुआ है। और एक सैटेलाइट मैंने उसका पुराना देखा था, वहाँ उनका कोई ज़्यादा एयरबेस नहीं है, सिर्फ वहाँ जो था पठानकोट के पास जो था उनका S-400 का उधर ही उनकी इंस्टॉलेशन थी। तो अभी आती रहेंगी तस्वीरें, तो इंशाल्लाह सैटेलाइट इमेजरी तो मैं आपके साथ शेयर करके उनके साथ दिखाता हूँ कि ये क्या असल में हुआ क्या। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस उनको सोचना बहुत बहुत पड़ेगा कि भारत जो है वो ना तो इसराइल है, ना ही जी। अमेरिका है, और ना ही भारतीय वजीर आजम अमरीकी सदर या इसराइली वजीर आजम वाली कुवत रखते हैं। कुवत से ना मुराद, भारत भारत चाइना भी नहीं है। और वो चाइना से चाइना की तो हम बात नहीं करते, वो तो चूंकि उनका पड़ोसी है, वो बात नहीं करते। लेकिन वो बिहेव जिस तरह हाँ करते जी। हैं वो बिल्कुल अमरीकी और इसराइली लीडरों की तरह है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि कि जल्द उनको इस बात का एहसास होगा कि इस किस्म का रवैया रख के शायद वो जी। नेपाल, मालदीव को, श्रीलंका को तो दबा सकते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क को दबाना मुश्किल है। क्योंकि जी हाँ। ये ममालिक, आप इंटरनेशनली आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पे यतीम हैं। हम्म, पाकिस्तान सियासी यतीम नहीं है। नहीं। इसका एक बड़े भाई हैं, वो चीन है। और हाँ चीन ने अभी हाल ही में अपनी स्टेटमेंट भी दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं हर हाल में, जी। किसी को कोई गलतफहमी ना रहे। तो उम्मीद है कि भारत इस बात को जहन में रखेगा आइंदा, अगर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ करना है तो। हारिस खान साहब, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया।